हाईजैकिंग हुआ आपके शिप का, ये कैसे हुआ? जब हम लोग हाईजैक हुए थे उस टाइम पे पायरेसी बहुत पीक पे थी। इनके पास, सबके पास AK-47? जी जी, फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही था कि वो बहुत पॉवर्टी से आ रहे हैं। खत बोलते हैं इसको, KH-80, हाँ, जो ये खाते रहते थे। खत, हाँ आपने भी ट्राई किया? हाँ। क्या है, मतलब वो गांजे टाइप का है या हैश टाइप का है? अगर मैं बोलूं तो मतलब मैंने बाकी चीज भी ट्राई करी हुई है। ट्रिक क्वेश्चन। ये एक ऐसी चीज थी, खाने से ज्यादा लड़ाई होती थी जिसके ऊपर। नहीं, आपने मीठे के साथ वहीं खाया गया उसको? नहीं, मीठे के साथ नहीं तब खाया फिर मैंने। क्या हुआ? कभी तो वो खा रहे थे मीठे के साथ। शायद हो जाता, बट लोकल कॉम्बिनेशन तो ट्राई करना ही था। यार प्रॉब्लमेटिक तो वो हर वक्त ही दिखते थे। खाली इतना था कि भाई ये बंदूक है, ये ऐसे लोड होती है, आपको इसको ऐसे साफ करना है, आपको इसको ऐसे चलाना है। तो टॉर्चर भी हुआ? हाथ पांव बांध के गरम डेक पे फेंक देना, मॉक एग्जीक्यूशंस, सर पे कपड़ा डाल के गोलियां चलाना आपके आसपास। कभी लगा कि जिंदा भी ना जाएं घर पे? कभी क्या, काफी बार लगता था। ऐसी कौन सी चीज थी जो यहाँ से छूट गया तो सबसे पहले वही काम करूंगा? बटर चिकन। आई वुड नेवर कॉल माई सेल्फ अ विक्टिम एनीवेयर, आई वुड कॉल माई सेल्फ अ सर्वाइवर। मर्चेंट नेवी में सबसे बढ़िया चीज क्या है? सैलरी। आपकी स्टोरी काफी फैसिनेटिंग है और आपने बुक भी लिखी है, हाईजैक्ड। आप 331 दिन तक सोमाली पायरेट्स के कैप्टिव थे। अब कैसा लग रहा है, मतलब आज अगर आप बैठे हो यहाँ पे आराम से, अब कोई डर नहीं है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, वो मोमेंट और आज के मोमेंट में कैसा लगता है? कुछ हो नहीं सकता तो मैं हो तो कुछ भी सकता है। इस एक इंसिडेंट ने उतना तो सिखा दिया है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वर्स्ट। उस दिन भी जो संडे का दिन था, उस दिन भी हमने नहीं सोचा था कि कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। जब सारी चीज़ें एकदम आराम से और बिना किसी तकलीफ़ के चल रही होती हैं, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं तो अब हर जगह में इसी चीज़ को दिमाग में लेके चलता हूँ। थोड़ा सा सेफ्टी वाइज, थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज, थोड़ा सा जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े से मेरे दिमाग में अब ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है उन चीज़ों के बारे में। कहीं भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं एनक्लोज स्पेस में जाऊं तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि मेरी क्लोजेस्ट फायर एग्जिट कौन सी है। अच्छा। यू नो, स्मॉल थिंग्स, ये जो क्योंकि जब भी कोई अननोन सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और काफ़ी लोग इन्वॉल्व्ड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हर इंसान एक अलग बिहेवियर पे रिएक्ट करता है। तो उस वजह से थोड़ा सा अब मैं इन सब चीज़ों का अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया को भी अपने साथ जो लोग हैं, बट मैं अपनी तरफ से, मेरी फैमिली जो है उन सब के हिसाब से मैं ये सब चीज़ें छोटी छोटी दिमाग में रखता हूँ कि तो ये एक चेंज आया है। जी जी, कि कहीं कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास छोटी मोटी इमरजेंसी कंटेन करने के लिए चीज़ें हैं। तो एक ये तो बहुत काफ़ी चेंज आ गया है। दूसरा चेंज मैं बोलूँगा पेशेंस, एक उम्मीद पे विश्वास कि अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, चाहे थोड़ा समय लेकर आए पर आएगा ज़रूर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हाईजैकिंग हुआ आपके शिप का, ये कैसे हुआ? वहाँ से शुरू करते हैं। हमारे मर्चेंट नेवी में एक्चुअली इट इज़ अ वेरी टफ लाइफ। आपको हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक इमरजेंसी के लिए जहाज़ पे चढ़ने से पहले, जहाज़ पे चढ़ने के बाद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं जो हो जाती हैं। जैसे उस दिन हमारा जहाज़ ब्रेक डाउन हो गया था, तो हम उसको रिपेयर ही कर सकते थे। अगर हमारा जहाज़ चल रहा होता तो शायद हम वो अटेम्प्ट को डिले कर देते और तब तक आसपास से थोड़ी मदद आ जाती। एक हाईजैकिंग कैसे होती है, और उसको अगर आपका जैसे इंजन वगैरह जो आप कह रहे हो कि चल रहा होता तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है शिप का, सेलिंग का, और क्या क्या होता है वहाँ पे और किस तरीके से वो हाईजैकिंग होती है, तो एक मतलब जैसे मूवीज़ में ही देखा होगा, तो क्या वो एकदम वैसा ही है कि AK-47 और पूरा बोट्स में आ रहे हैं और वो फिर उस पर चढ़ने की कोशिश करते, तो कैसे होता है पूरा? बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन अगर जहाज़ चल रहा होता है तो स्ट्रगल होती है। लेकिन अगर वो किसी भी चीज़ में आपको अगर बस पकड़नी है और बस आपके सामने आके रुक जाए तो आप आसानी से चढ़ जाते हो। अगर आप लेट हो रहे हो और बस चल रही है तो एक स्ट्रगल होती है।
सिचुएशन वही थी हमारी भी। अगर हम लोग थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा होता जहाज़ में तो उनके लिए शायद चढ़ना मुश्किल हो जाता। आपका जो वो सवाल था कि पायरेसी क्या होती है, 2010 में जब हम लोग हाईजैक हुए थे उस टाइम पे पायरेसी बहुत पीक पे थी। ईस्ट अफ्रीका में सोमालिया जो कंट्री है वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं उनके पास, जिस वजह से शायद पायरेसी बिकेम एन ईजियर मीन्स फॉर देम टू अर्न लाइवलीहुड। वो लोग एक थोड़ी बड़ी बोट, लकड़ी की जो डाउ बोट्स होती हैं, उनको एज मदरशिप्स यूज़ करते हैं और उन बोट से वो लैंड से काफ़ी दूर 300, 400, 500, 600 नॉटिकल माइल्स, 800 नॉटिकल माइल्स तक दूर निकल जाते हैं। और फिर वो जो उस एरिया से जो मर्चेंट शिप्स जा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 90% जो कमोडिटी कार्गो है वो मर्चेंट शिप्स कैरी करते हैं जिन पे हम जैसे लोग काम करते हैं। तो वैसे शिप्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पीछे चेस करते हैं और फिर जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो अपनी छोटी स्पीड बोट्स निकाल के उस पर अटैक करते हैं, उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और वंस दे आर ऑन बोर्ड, तो उस ज़माने में तो मर्चेंट शिप्स में हम जैसे सिविलियंस को वेपन्स कैरी करना वाज नॉट अलाउड। अभी भी नहीं है सिविलियंस को, बट अब टू अवॉइड पायरेसी आर्म गार्ड्स आने लग गए हैं जहाज़ों पे जो इस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ इस एरिया से आपको बचाने के लिए। बट उस टाइम पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही हो रही थी। कुछ कंपनीज ने कर लिया था, कुछ कंपनीज इन प्रोसेस में थी। हमारी एक कंपनी थी जो इन प्रोसेस में थी, बट उससे पहले ये इंसिडेंट हो गया तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अगर हम लोग शायद मूव हो रहे होते, सेल कर रहे होते, तो हमारे जहाज़ का पानी से ऊपर तक लेवल, जिसको फ्री बोर्ड बोलते हैं हमारे टर्म्स में, काफ़ी हाई था, तो शायद उनके लिए चढ़ना मुश्किल हो जाता चलते हुए जहाज़ में। तो कितना मतलब उनके बोट से और आपके शिप में चढ़ने में कितना मतलब उनको हाइट क्रॉस करना पड़ता होगा, चढ़ना पड़ता होगा? 8-10 फुट से ज़्यादा शायद मैंने मेंशन किया था, आई थिंक 5 मीटर या कुछ 5 मीटर तो ठीक ठाक 10-15 फीट हो जाता, 5 मीटर 15 फीट के आसपास हो जाता है, तो उसी के आसपास का कुछ था। तो मुश्किल था वो, आम आदमी आसानी से नहीं हो सकता है वो, बल्कि पर क्योंकि हम एक ही जगह पे ड्रिफ्ट हो रहे थे, वो बहुत आसान हो गया था, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा समय नहीं लगा। कब आपको लगा कि अब मतलब कोई बचाने नहीं आने वाला और अब हम नहीं, एक बार वो चढ़ गए थे तो तब लग ही गया था। वो तो उसी टाइम पे हो जाता है कि एक बार वो जहाज़ पे आ गए हैं, कोई भी जहाज़ पे अगर आपका कोई फॉरेन पर्सन ऑन बोर्ड विद वेपन्स आ जाता है, हु इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू बी ऑन द शिप, तो जहाज़ आपके कंट्रोल से चला ही गया है ना। तो आप कुछ भी कर लें, आप उनके हाथ पकड़ लें, पाँव पकड़ लें, और वो लोग जिस हालत में आए थे वो फिर छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो भी समंदर में शायद 20-25 दिन से बाहर होंगे। हम तो फिर भी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के लिए काम कर रहे थे, तो हमारे पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पानी होता है, हर पोर्ट पे जहाज़ ये सब सामान लेता है अपनी क्रू के लिए। उनके पास तो आई डोंट थिंक कुछ था जिस हालत में वो आए थे, और मैंने मेंशन किया हुआ है किताब में। तो उनके लिए इस जहाज़ पे आना एक बहुत सेफ स्पॉट था, तो वो किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ते, चाहे हमको वहाँ से वो ले जा भी नहीं पाते अगर हमारा इंजन रिपेयर नहीं हो पाता तो। बट मुझे नहीं लगता वो हमें छोड़ते किसी भी हालत में। वो उनको एक बार वो चढ़ गए किसी जहाज़ पे तो उनको फिर उसको सोमालिया लेके जाना ही है। दैट इज़ देयर, आई फेल्ट एट दैट टाइम कि दैट वाज देयर सेफ पैसेज बैक होम टू देयर कंट्री, टू देयर होमलैंड। क्योंकि वापस उसी बोट में जाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बात मुश्किल की नहीं है, क्योंकि एक तो हमने SOS रेज कर ही दिया था, तो जो उस एरिया में जो पेट्रोलिंग नेवल वॉरशिप्स थे वो उस बोट को तो आइडेंटिफाई कर ही लेते जिससे हम पे अटैक हुआ है, तो वो एक उनके लिए सेफ नहीं था। दूसरा एक होता है ना कि आप किसी मोटिव से आप कुछ काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो काम ख़त्म हो तब मैं वापस आऊँ, और अगर वो काम आपको लाइवलीहुड आपके घर में दे सकता है तो आप
आप चाहेंगे कि वो पूरा हो जाए तभी आप आएंगे। क्योंकि 20-25 दिन की जो मेहनत है वो अदरवाइज वेस्ट। मेहनत है, प्लस उनके पास आई डोंट थिंक वो जिस बोट में वो लोग आए थे, जो मदरशिप था, उसमें इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो और 20-25 दिन वापस जा बाहर सकते। रह सकें या कुछ कर सकें। हम्म। तो काफ़ी चीज़ें इसमें मैं फ़िलहाल एज्यूम कर रहा हूँ, बट हाँ, एक बार वो कोई भी फॉरेन शिप पे चढ़ गए तो फिर वो उसको अपने साथ लेके ही जाएंगे। उस समय और तक ये तो ये कितने था। लोग थे जो चढ़ गए थे और जो जिन्होंने हाईजैक किया था? 4 लोग चढ़े थे, फिर दूसरी बोट से जो 4 के 6 या 8 हुए। फिर हमें एग्जैक्टली हमारे पास वो काउंट था नहीं, ना हम कर सकते थे, ना वो चाह रहे थे कि हम लोग जाने कि कितने लोग हैं, बिकॉज हम्म। सब अपने अपनी सेफ्टी देखते हैं ना। हम्म। उनको ये पता था कि हम कितने हैं, बट हमें नहीं आप लोग पता था कितने कि थे? हम लोग 24 थे। 24? जी, हम लोग ओके। 24 थे उस टाइम पे। डिफरेंट नेशनैलिटी, इंडियंस, पाकिस्तानीज, तंजानियंस। इट वाज अ मिक्स क्रू, जो हर जहाज़ पे होता ही है। बहुत रेयर होता है कि एक जहाज़ पे पूरी एक ही कंट्री का क्रू हो, बिकॉज हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, तो हर हर कंट्री के ऑफिसर्स में अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो इस वजह से। तो आपने जैसे SOS रेज किया उसके बाद कोई बचाने नहीं आया? सबसे क्लोज वॉरशिप ने हमको कांटेक्ट किया था, उसको हम तक पहुंचने में जितना टाइम लगा तब तक वो लोग ऑन बोर्ड हमारे जहाज़ पे चढ़ गए थे। उसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी, बट तब तक कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो वॉरशिप उस टाइम पे अटैक करता हमें बचाने के लिए, तो देयर वर सिविलियन लाइव्स एट स्टेक, हम लोग भी खतरे में थे। और इनके पास, सबके पास AK-47? जी जी, इनके पास सबके पास बंदूकें थी, AK-47 थी ज़्यादातर सबके पास। अ, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक इंडियन वेसल पे इंसिडेंट हुआ था, साल भर पहले की बात है शायद। उसको तो गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होके उनको निकाल लिया था, बचा लिया था, पर उसमें सिनेरियोज अलग थे। वेसल मूव हो रहा था, पूरा क्रू ने अपने आप को एक आइसोलेशन रूम में लॉक कर दिया था। अच्छा। तो इतना श्योर था कि पायरेट्स के हाथ में कोई सिविलियन हॉस्टेज नहीं है, तो वो इजी हो जाता तो है वो फोर्सेस को अटैक करने में या ऑन बोर्ड जाने में आसान हो गया था। हमारे साथ वो सिनेरियो नहीं था। हमारे साथ क्योंकि हम लोग स्टेशनरी थे, सब लोग इधर उधर थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं मिला कि सबके सब सेफ रूम में चले जाएं। कुछ लोग बाहर रह गए थे, जो आ गए थे उनकी नज़र में। और फिर वो आपकी शिप को लेके सोमालिया के कोस्ट पे चले गए? जी जी। पायरेट्स थे वो किस तरीके का, मतलब उनका पहनावा था, किस तरीके के दिखते थे, क्या उनके मतलब लाइफ थी, क्या लाइफ स्टाइल था, क्या आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? जैसे वो चढ़े शिप पे तो आपने देखा उनको कि किस तरीके के लोग हैं, तो पहले 1-2 दिन का जो इम्प्रेशन होता है, एक बहुत अलग लोग आपको देखने को मिले होंगे पहली बार जीवन में, तो आपका इम्प्रेशन क्या था पहला? फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही था कि वो बहुत पॉवर्टी से आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, किताब में मैंने बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ है। जैसे उनकी खाने की हैबिट्स थी, जैसे उनके बातचीत करने का तरीका था, आपस में जैसे उनके बिहेवियर थे, तो बुरा भी लगता था देख के कि मिसगाइड हो रखे हैं ये कुछ लोग। बट धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। किसी को अपना घर चलाना था, किसी को अपने खुद के लिए ज़रूरत थी, जो भी था बातचीत में ये मालूम पड़ ही जाता है। तो दोस्ती भी हो जाती थी। आप इतने टाइम किसी के साथ एक ही जगह बैठे हो, चाहे आप कितने भी आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, लेकिन एक मोमेंट पे तो आपकी बातचीत हो ही जाएगी। बातचीत भी हो जाती थी, लेकिन फिर वो तो किसी के लिए काम ही कर रहे थे, तो जैसे ही उनको बाहर से ऑर्डर्स आते थे, थोड़ा सा टेंशन करो, प्रेशर बनाओ, तो फिर वो लोग अपने उसमें आ जाते थे, अपने एक्शंस में आ जाते थे। अच्छा, इनका खाना पीना किस तरीके का था? मतलब आपसे तो बहुत अलग ही होगा।
तो उनके हैबिट्स वगैरह आपने क्लोजली देखा इन लोगों को, तो किस टाइप का था? जैसे वो लोग दिन भर एक ही जगह पे बैठे रहते थे, उनके अलग अलग स्पॉट्स थे जहाँ से वो हम पे वॉच रखते थे, आसपास वॉच रखते थे, हम पे मॉनिटर करते थे, हमारा मूवमेंट मॉनिटर करते थे। तो दिन भर वो उसी जगह बैठे रहते थे। एक वहाँ पे घास होती है, खत बोलते हैं उसको, वो लोग वो खाते रहते थे। वो उनको उस पे मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे होने वाला था। जी, तो अब उसका क्या होता है कि वो ड्राई लीव्स होती हैं, वो आपने लीफ खाई और वो उसकी डंडी फेंक दी, फिर आपने उसको चबाया 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 चबाया, फिर जब वो एकदम सूख गई तो आपने फिर वो थूक दी खाली पत्तियाँ। अब आप रात भर 12 घंटे बैठ के वही खा रहे हो, विच इज़ कीपिंग यू अवेक, और तो आपको पता ही है क्या आपके आसपास क्या सिनारियो हो जाएगा। अब वही जगह अगर 4-4 दिन साफ़ नहीं हो रही है, 5-5 दिन साफ़ नहीं हो रही है, आप वहीं आके बैठ रहे हो, आपके बाद आप जा रहे हो, दूसरा आदमी वहीं आके बैठ रहा है, और फिर आप वहीं खाना खा रहे हो, वो खाना भी गिर रहा है, वो सब कुछ। तो अब इससे ज़्यादा विजुअलाइजेशन मैं क्या ही बोल पाऊँ आपको। आप तो ऐसी मतलब हाइजीन वाइज तो हाँ, थोड़ा सा बहुत हमारे भी लेवल्स बहुत कम आ गए थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। जहाज़ पे आप अपना जो रिसोर्सेज कैरी करते हो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि आप हर 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में कोई ना कोई लैंड पोर्ट कॉल कर ही लेते हो, जहाँ से आप रिसोर्सेज अपने रिफ़िल कर लेते हो। तो हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो हमें इतना लंबा चल सकें। जैसे मैंने एक जगह मेंशन किया है कि मैं हर 3 या 4 महीने में एक बार शेव करता था। पर फिर भी हम हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से हम फिर भी हाइजीन वाइज बहुत साफ अपने आप को रखते थे, जितना रख सकते थे। उस टाइम पे उनके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा थे लेकिन खुद की चॉइस थी, वो वैसे ही वो कंफर्टेबल थे उसमें, तो क्या बोल सकता हूँ मैं उस पर। तो ये जो खत बोलते हैं इसको, KHAT, हाँ, जो ये खाते रहते थे, हाँ, आपने भी ट्राई किया? हाँ। क्या है मतलब, वो गांजे टाइप का है या हैश टाइप का है, किस टाइप का है? मतलब नॉर्मल चाय की पत्तियों जैसा क्या है ये exactly? अगर मैं बोलूं तो मतलब मैंने बाकी चीज़ भी ट्राई करी हुई है। ट्रिक क्वेश्चन। देखिए, क्यूरियोसिटी के लिए तो ट्राई किया ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा। मतलब अगर मैं आज के टाइम पे टेस्ट कंपेयर करूं तो उस टाइम पे जैसे रॉ पालक या रॉकेट लीव्स जैसे होती हैं, कड़वाहट वैसी सी थी। अच्छा। शेप भी बिल्कुल वैसा ही होता है, दिखती भी वैसी ही है। तो वहाँ पे नेचुरली उगती हैं क्या? आई थिंक सोमालिया में नहीं उगती हैं, वो भी कहीं किसी आसपास के उनके मुल्क से आती हैं। ओके। और काफ़ी जगह ये बैंड है ये, मुझे पता नहीं क्यों बैंड है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया उनके साथ बैठ के बातचीत करके कि ये थोड़ा सा हेलुसिनेट करती हैं उनको अब, और उनको देर रात जागने में हेल्प करती हैं। अच्छा। और उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग खूब मीठी, एक्सट्रीमली मीठी चाय या दूध साथ में पीते रहते थे। अच्छा। पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे खाने से ज़्यादा लड़ाई होती थी जिसके ऊपर। अच्छा। फिर तो कुछ तो होगा हाँ। उसमें। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक दिन बैठ के थोड़ा सा कुछ पत्ते खाए, लेकिन कुछ फ़र्क लगा नहीं, बल्कि मुंह का टेस्ट बहुत कड़वा हो गया। और उसके बाद कुछ था नहीं टेस्ट चेंज करने के लिए, तो मैंने उसको नहीं, आपने मीठे के साथ वहीं खाया गया उसको? नहीं, मीठे के साथ नहीं तब खाया फिर मैंने। क्या हुआ? तभी तो वो खा रहे थे मीठे के साथ। शायद हो जाता, बट लोकल कॉम्बिनेशन तो ट्राई करना ही था। नहीं, उसको मीठे के साथ नहीं खाया। पर हाँ, उनके साथ बैठ के मैंने एक बार, बैठ के तो क्या मतलब, किसी ने ऐसी ऑफ़र किया ट्राई करने के लिए तो किया ट्राई, लेकिन कुछ फ़र्क लगा नहीं। उसके बाद फिर कभी, और उसमें जब आप खा रहे थे तो उसमें मिट्टी और कंकर भी आ रहे थे, क्योंकि वॉश नहीं था, ये नहीं था, तो उस वजह से भी फिर मैंने कहा कि मतलब नहीं बनता। क्या आपको लगा कि जैसे उनका बिहेवियर भी चेंज होता था कि अगर उनको उस खाद की सप्लाई नहीं मिल रही है तो, और जब मिल रही है तो उसमें कुछ अंतर होता था? बिकॉज यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेंट है वो, और जब वो नहीं मिलता है, उसकी आदत हो गई है, तो वो क्या इरिटेटेड हो जाते थे, या जब वो मिलता था तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखते थे वो? यार, प्रॉब्लमेटिक तो वो हर वक्त ही दिखते थे। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि उनके इमोशन से हम, या उनके एक्सप्रेशन से हम समझें कि वो किस मूड में हैं या क्या है। हम लोग बहुत कम इंटरेक्शन रखते थे, हमें पता था हमारे दोस्त नहीं हैं,
इनिशियली जब वो उन्होंने पोर्ट्रे किया कि वो हमारे दोस्त हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तब हम समझ गए कि यू नो कि इतना ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है इनके साथ। बट घाटा क्या होता है, मतलब अगर बात करते हैं तो? नहीं तो अगर अब मैं आपसे, ये हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हम लोग हंस हंस के बात कर रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद आप उठ के मेरे को थप्पड़ मारना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा? एकदम ही स्प्लिट पर्सनालिटी, स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी, स्प्लिट ऑफ बिहेवियर हो जाता है, तो मैं भी एक शॉक में आ ही जाऊंगा ना कि यार कल तक तो मैं इतना घुल मिल के बात कर रहा था, हंस के बात कर रहा था, वो एक मूवी चल रही थी, आपने मुझसे पूछा कौन है ये, मैंने आपको बताया, अब अगले दिन एकदम से ही आप मेरे को बंदूक मेरे सर पे रख के खड़े हो और बंदूक से मुझे मार रहे हो। तो फिर वो एज एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, वो आप बोलते हो कि भाई ठीक है, अगली बार से मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मतलब की बात रखूँगा, और उतना ही, जब आपको मुझसे काम है ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपने, क्योंकि मैं एक आइसोलेटेड सिचुएशन में हूँ, मुझे लगा कि मैं किसी से बात कर लूँ तो शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए, शायद मेरे थॉट्स चेंज हो जाए, मैं जिस ख्यालों में फैमिली, घर वाले, आज़ादी, उस सब के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे थोड़ा सा डिप्रेस कर रहे हैं, अगर मैंने वो ख्याल चेंज करने के लिए आपसे 2 बातें कर दी और अगले दिन आप ही आके मुझ पे टॉर्चर कर रहे हो और वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर मतलब नहीं बनता है वो वाली बात का। तो आपके जैसे काफ़ी लिमिटेड इंटरेक्शंस रही, बट एक दो कुछ फ्रेंडली लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरीके के होते हैं, तो उनके जैसे आपने समझने की कोशिश भी की होगी कि क्या मोटिवेशन है इनका और क्यों ये, मतलब सोसाइटी में एक तरीके से ऐसी सोसाइटी है और ऐसा देश है जिसके नाम के आगे पायरेट सूट करता है, लाइक सोमाली पायरेट इज़ अ, मतलब सोमाली और पायरेट जाता है एक साथ। तो आपने थोड़ा समझने की भी कोशिश की होगी कि भाई क्या है चल रहा है इनके देश में, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अपने आप को तो पायरेट बताते भी नहीं है, राइट? वो तो एक तरीके से कोस्ट गार्ड बोलते हैं अपने आप को। तो मतलब कई जगह तो देश में सरकार है नहीं, तो वो मतलब कोस्ट गार्ड तो वो होता है ना, अपने देश की रक्षा करते हैं भाई, वो है ना, अपने वोटर्स में। तो ये तो बाहर जाके दूसरों की शिप को पकड़ के अंदर लेके आ रहे हैं, फिर भी कोस्ट गार्ड बोल रहे हैं। तो ये मतलब आपने समझने की कोशिश की कि क्या चक्कर था, क्यों हो रहा है ये सब, इतनी गरीबी है, इतने डेस्परेट हैं ये, तो कैसी सोसाइटी है उनकी और क्या मतलब इनका मोटिवेशंस हैं? पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी डिटेल में किताब आपने पढ़ ली है, और आप जो आप माइनर चीज़ें पूछ रहे हैं, तो एज एन ऑथर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये बातचीत कर रहे हैं, सो थैंक यू वंस अगेन। उनकी ज़रूरतें, जहाँ तक उन लोगों से जो जो हमारे लेवल पे, जो डेली हमारे यहाँ जहाज़ पे जो हमें जिन्होंने हमें बंधक रखा हुआ था, उनसे जितनी भी मेरा इंटरेक्शन, जितनी भी मेरी बातचीत हुई उनसे, उसमें 1-2 लोग थे जो थोड़ा सेंसिबल बात करते थे, जिनका कम्युनिकेशन बाकियों से अच्छा था। तो वो अ, उनके लिए एक ही मोटिव था, एक ही रीज़न था कि भाई हमारे पास और कुछ काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लोग अलग-अलग तरीके से यही काम कर रहे हैं, बिकॉज़ उस समय यही, दिस वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। कुछ लोग थे जो पहले फ़िशिंग करते थे, बट उनके पास इतने रिसोर्सेज़ उनको नहीं मिल पाए। तो बाहर से जो फ़िशिंग रिसोर्सफुल वेसल्स आते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेसल्स आते थे, वो काफ़ी उस एरिया से फ़िशिंग करके इनके लाइवलीहुड पे इफ़ेक्ट पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें बन के उस मुल्क में गवर्नमेंट, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट है बहुत छोटे एरिया में है। मोगादिशु में ही है। जी, जी। और वहाँ पे इंटरनल अनरेस्ट इतना है कि एजुकेशन ना के बराबर ही है। ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं कि आप किस डायरेक्शन में, ये मुझे लगता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपने जैसे कहा फिशरमैन, क्या वो एक्स आर्मी मैन टाइप के भी लोग थे? एक्स मिलिट्री, आर्मी का तो पता नहीं, बट एक्स मिलिट्री वहाँ की हो जाए कहीं और आसपास? मुझे लगता नहीं है ना, उनसे इतना, मतलब किसी भी अगर आप किसी भी मिलिट्री या किसी भी
आर्मी में हो तो थोड़ा बहुत आप में, चाहे वो कोई कैसा भी मुल्क हो, थोड़ा बहुत आप में एक डिसिप्लिन तो आ ही जाता है ना। आपके शिप में थे, उन लोगों का डिसिप्लिन और उनका बिहेवियर देख के लग नहीं रहा था कि वो मिलिट्री टाइप के नहीं लोग थे। नहीं, गवर्नमेंट में वॉलंटियर शायद कुछ लोग हो सकते हैं। जैसे एक के साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने बताया कि सरकार मुझे इतना पैसा देती है, सॉरी सिर्फ खाना देती है, मैं किसी और के साथ काम करूं तो मुझे खाना और खत मिल जाता है, मैं यहाँ पे काम करूं तो मुझे ये सब मिल जाता है, अब मेरी 2 बीवियां हैं तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो ऐसी कॉन्वर्जेशंस होती थी, बट ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ देम मुझे नहीं लगता वो किसी इस बैकग्राउंड से थे। उनको खाली इतना था कि भाई ये बंदूक है, ये ऐसे लोड होती है, आपको इसको ऐसे साफ करना है, आपको इसको ऐसे चलाना है। डू यू थिंक कि मतलब जिस तरीके से वो एज बेसिकली क्रिमिनल्स ही बोलेंगे, और जो भारत में या और कई देश में जो सिविलाइज्ड कंट्रीज बोली जाती हैं उनमें अगर क्रिमिनल्स की बात करें, हालांकि उनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, बट एक ऐसे कंट्री में जो बहुत ही बैकवर्ड है और यहाँ पे मान लीजिए कोई क्रिमिनल्स हैं, तो अगर उनका हम स्टडी करने की कोशिश करें तो क्या हमको लगता है कि वो जो एम्पैथी है या जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो भी थोड़ी कम थी, या उस ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको लगा कि कुछ अंतर है इसमें उनके वैल्यूज़ में भी? देखिए, मैं इनको क्रिमिनल्स तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्रिमिनल्स या टेररिस्ट्स या उस उन सेगमेंट्स में मुझे नहीं लगता हम इनको डाल सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ अगर नोट करेंगे कि जैसे ही मर्चेंट शिप्स में आर्म गार्ड्स इम्प्लीमेंट हुए, वैसे ही पायरेसी, हाईजैकिंग, जो कन्वर्जन रेट ऑफ हाईजैकिंग था वो एकदम डिक्लाइन हो गया। तो मतलब अब आर्म गार्ड्स का क्या काम होता है जहाज़ों पे कि उन्होंने देखा कोई अनवांटेड वेसल अप्रोच कर रहा है तो वो पहले उसको वार्निंग देंगे, फिर वार्निंग हवा में एक वार्निंग शॉट देंगे। जैसे ही यहाँ तक बात आ जाती है वो लोग अपनी बोट घुमा के वापस चले जाते हैं। तो उनमें वो रिवोल्ट वाला वो इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं कि आप एक आर्म गार्ड्स और पायरेट्स एंगेज हो गए, एक दूसरे पे गोलियां चल रही हैं एंड ऑल दैट। वो बहुत बहुत रेयरली वो हमें सुनने में आया है। तो वो उस कैटेगरी में आप इनको नहीं डाल सकते। आप ये निहत्थे को ही पकड़ सकते हैं। ये आपके साथ जंग में नहीं आ सकते, ये आपके लिए जंग नहीं लड़ सकते। और इनकी जो साइकोलॉजी थी वो ये थी कि भाई मुझे एक प्लेट खाना मिल जाए, मुझे अपना खत मिल जाए, ये सब चीज़ें करने के लिए मैं यहाँ ड्यूटी कर दूँगा, और जब मैं यहाँ से ड्यूटी करके जाऊँ तो मुझे जो मेरा पैसा है जितना मैं वो करता हूँ मैं वो अपना ले लूँ। बस बेसिक, बस ये था। इस चीज़ के लिए ही वो सारा ये सब कर रहे हैं जितने भी ग्राउंड लेवल के जो लोग थे। हाँ। अब ऊपर जिसने पूरा ये नेक्सस को शेप दिया है, जिसने प्लान किया है, मास्टरमाइंड किया है, जो रिसोर्सेज ला रहा है, जो इनको रिक्रूट कर रहा है, वो तो फिर एक अलग लेवल का ही पूरा गेम हो जाता है। जैसे आपके शिप में तो काफ़ी लोग थे, मतलब हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, तो वो तो मुस्लिम हैं सोमालिया के पायरेट्स जो हैं, तो क्या उनका कोई आपको लगा डिफरेंस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तानीज या जो मुस्लिम्स थे, कम से कम चाहे इंडिया से हों चाहे पाकिस्तान से हों, कंपेयर टू अदर रिलीजन्स, या एकदम टोटल ब्रूटलिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि दे वर फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार उन्होंने पूछा था मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, दैट वाज द ओनली थिंग, बट आई थिंक दैट वाज मोस्टली टू बाइफकेट वंस। उसके बाद कभी दोबारा ये नहीं पूछा गया कि और कहीं ना आपका कहीं वो religion क्या ज़्यादा है। इंटरेस्टेड थे कोई क्रिश्चियन या जूज ना हो। ज्यूज़ पे थोड़ा सा वो थे, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर मतलब इट वाज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न जो हमें बताया गया। अमेरिकन्स नेशनैलिटी दे वांटेड टू चेक कि कोई अमेरिकन तो नहीं है। एक वो था। क्रिश्चियंस के लिए भी पूछा, हमारे जहाज़ पे थे
बट ऐसा कुछ वो मतलब हमने जब हमें स्पेसिफिकली पूछा गया तो हमने उसको छुपाया। हम्म। बट मुझे लगता नहीं कि अगर कुछ बोलते भी तो कुछ फ़र्क पड़ता। आई थिंक वो मोर इंटरेस्टेड थे कोई अमेरिकन मिल जाए उनको, एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक तरीके से ज़्यादा पैसे भी दे सकता है, ज़्यादा रैंसम भी दे सकते हैं। और जैसा आपने भी लिखा है अभी बुक में कि वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था जिसके ऊपर कैप्टन फिलिप्स मूवी बनी है जी टॉम हैंक्स की, जी वो उसके बाद वो ईगो एक का इशू हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने हाईजैक कर ली थी शिप और वो फिर अपने आप उन्होंने कंट्रोल वापस लेके जी चले गए जी थे। जी। तो आपने देखी होगी वो कैप्टन फिलिप्स हाँ मूवी? हाँ, मैं आ गया था तब तक घर पे। मैं तो 2013 में आई थी शायद। हाँ, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं जा पाया था लेकिन काफ़ी मन से देखी थी मैंने वो मूवी। तो वहाँ पे क्या मतलब जो दिखाया गया है वो सब सही है? बिल्कुल, काफ़ी कुछ उसमें डायलॉग्स ऐसे हैं जो हमने खुद फेस किए, मैंने लिखे भी हैं उसमें। बहुत रेजेम्बलेंस, बहुत अच्छी बनाई गई है वो मूवी, बहुत ही मतलब आई थिंक वन ऑफ द प्योरेस्ट वे, नाउ आई कैन से माई बुक ऑल्सो वन ऑफ द प्योरेस्ट वे टू हम्म। टू 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 डिफाइन दिस इंसिडेंट। उन्होंने जो मैरिटाइम एंगल्स हैं, जो मैरिटाइम एस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है, एकदम डिटेल में उसको दिखाया है। बिफोर हाईजैकिंग, जब वो जहाज़ निकल रहा होता है उस पोर्ट से, पैसेज प्लानिंग के टाइम पे जो उनकी इंटरनल मीटिंग होती है बिफोर क्रॉसिंग द एरिया, वो बहुत अच्छे से उन्होंने और कवर जो किया। सोमाली पायरेट्स दिखाए हैं वो भी ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक दिखने विखने में भी ऐसे। हाँ, उसमें जो मेन, मैंने ये पढ़ा भी था बाद में, उसमें जो मेन कैरेक्टर था जो पायरेट्स बना था एक, वो सोमालिया से ही था एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम देयर। और उसने ऐसे एक दो रोल्स और भी किए हैं। अच्छा, जब आप ये शिप आपकी पहुंच गई, आपको क्लियर था कि हाईजैकिंग हो गई है, तो अब जो नेचुरल कोर्स है वो यही है कि ये रैंसम मांगेंगे और जो डिस्कशन है वो शुरू हो जाएगा कि कैसे नेगोशिएट करना है। तो क्या आपको पता था डिटेल्स की, या अब पता है डिटेल्स की, क्या कितने रुपए मांगे या किस टाइप का उनका डिमांड्स क्या थे? देखिए, रैंसम तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डॉलर्स करेंसी फॉलो करती है, तो रैंसम भी डॉलर्स पे ही थी। जितना मुझे मालूम है कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रैंसम थी, लेकिन वो पहला वाला फिगर बहुत ही हाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स था, फिर वो काफ़ी नीचे आके नेगोशिएट हुआ। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मालूम, ना कभी डिस्क्लोज हुई है, और आई डोंट थिंक किसी भी और वेसल की भी कभी डिस्क्लोज होती है। ये सारी चीज़ें बहुत प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। बट हाँ, द फिगर वाज समवेयर इन मिलियंस एट दैट टाइम इन 2010। जो नॉर्मली इसमें जो चलता है नेगोशिएशन वो 3 महीने 4 महीने का रहता है, और सारी शिप्स वहाँ पे आती हैं, डॉक करते हैं, 3-4 महीने के बाद छोड़ दी जाते हैं जब उनको पैसे मिल जाते हैं। आपके में 1 साल लग गया, तो ये नेगोशिएशन इतना लंबा कैसे खिंचा कि इतना टाइम लग गया? ऐसे भी शिप्स हुए हैं जो हमारे जितने टाइम रुके हैं या हमसे भी ज़्यादा रुके हैं। हो जाता है कभी कभी। कभी कोई ओनर ही जहाज़ अबैंडन कर देता है। अच्छा, ऐसे भी हैं, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे। कि नेगोशिएट ही नहीं करते? नहीं, ओनर ने कि जो करना है कर लो। ओनर ने जहाज़ अबैंडन कर दिया है तो वो बेचारा क्रू फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट्स ऐसे टाइम्स पे नेगोशिएट करना प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने हाथ ढीला कर दिया पैसे देने में तो फिर वो उस पर्टिकुलर नेशनैलिटी को ज़्यादा टारगेट करेंगे, ज़्यादा पकड़ेंगे। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम लोग का इन पर्टिकुलर इसलिए डिले हो गया क्योंकि एक टाइम आ गया था जब खाली हमारा जहाज़ खड़ा था उस कोस्ट पे। हमसे आने वाले पहले जब हम आए तो एक जहाज़ था और एक छोटा फिशिंग वेसल था। हमारे 100 दिन के आसपास से पहले और 100 दिन पे वो दोनों जहाज़ चले गए थे। उसके बाद काफ़ी दिन और कोई जहाज़ नहीं आया, मॉनसून भी शुरू हो गया था। तो मॉनसून में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मदरशिप्स जैसे छोटी बोट्स को दूर जाके हाईजैकिंग मुश्किल हो जाती है। वेव्स बहुत हाई होती हैं, सी बहुत रफ होता है। तो वो जो पैच था उस टाइम पे, जो इन्फॉर्मेशन हमें बाद में ओनर से मिली कि नेगोशिएशंस ही नहीं हो रहे थे, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। नेगोशिएशंस दोबारा चालू हुए जब 1-2 जहाज़ और आ गए। बेसिकली वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी जो कोस्ट है वो खाली रह जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ वहाँ पे कोई ना कोई उनके पास
एज अ हॉस्टेज रहे, वो उनके लिए भी बाद में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि फिर नेगोशिएशंस दोबारा ज़ीरो से शुरू हुए और लंबा टाइम लग गया। हम्म। तो मैं इतना तो मैं समझ गया था कि ये जितने भी हायर लेवल पे जो लोग बैठ के जिन्होंने ये पूरा इसको एक और स्ट्रक्चरल हाईजैकिंग का पूरा वैसे बनाया है, इकोसिस्टम। हाँ, उनके लिए भी ऐसा है कि भाई जितना जहाज़ जितना कम टाइम रुके उतना कम उनका खर्चा होगा उस पे, रिसोर्सेज का, मैन पावर का, और रैंसम में फिर उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। हम्म। हमारा जहाज़ इतना लंबा रुक गया तो शायद उनका प्रॉफिट, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा दिन ड्यूटी करी, उन्होंने ज़्यादा दिन तेल सप्लाई किया, ज़्यादा दिन खाना सप्लाई किया, तो ये कॉस्ट है। शिप पे जो सारी चीज़ें होती हैं जो आप लेके जाते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उनके लिए वो सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, राइट? कि उस वहाँ कार्गो का हाँ, कार्गो का, कि उसको चोरी कर लिया और वही उनका एक प्राइस हो गया। नहीं, उनको अगर कोई उनके इंटरेस्ट की चीज़ मिल जाएगी तो वो, और उनके पास वो ज़रिया है उसको शोर ले जाने का, तो वो ले जाएंगे। अच्छा। हमारा कार्गो में जनरल कार्गो था, सीमेंट था, गाड़ियाँ थीं कुछ कंटेनर्स में, वो ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन सब के लिए आपको प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए उनको डिस्चार्ज करने के लिए, उनको ले जाने के लिए। अब आप वो छोटी सी 10 मीटर की बोट में तो आप उनको नहीं ले जा सकते, या 5 मीटर की बोट में तो आप नहीं ले जा सकते उनको, तो इसलिए वो एक उनके लिए, पैसे लेना। हाँ, एक पैसे हाथ में जो चीज़ें आ जाएं, बोट में जो चीज़ें, बैग्स में जो चीज़ें आ जाएं, टीवी वगैरह, वो सब तो वो ले जाके कोशिश कर ही रहे थे। मन तो उनका था बहुत कि गाड़ियाँ भी ले जाए, लेकिन ज़रिया नहीं था उसको ले जाने का कोई। तो जैसे मतलब ये भी रहता होगा ना कि जिसकी जो ओनर है शिप का, तो उससे कहीं इतने ज़्यादा रैंसम मांग लें कि जो कॉस्ट है शिप की और जो उसमें सारा कार्गो उससे भी ज़्यादा हो। इतना देखिए, तो नहीं होता होगा, राइट? ये बहुत एक्सपेंसिव होती होगी बोट और पूरा हाँ, कार्गो ऑब्वियसली वगैरह। आप शिप कोई कॉस्ट ऑफ अ शिप इज़ वेरी हाई। पूरा वो स्टील प्राइस पे डिपेंड करता है, क्या मार्केट में स्टील प्राइस चल रही है, कितना टन स्टील लगा है उसमें, प्लस कमोडिटी आप क्या कैरी कर रहे हैं उस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस आप इंसान जो आपके जहाज़ चला रहे हैं उनकी तो कोई प्राइस हो ही नहीं सकती फिर। बट हाँ, वो लोग, पर इसका भी एक पूरा एवैल्यूएशन होता है हर वॉयज पे, जो इंश्योरेंस जिसको कवर करता है। अच्छा, ये इन मतलब केस अगर ऑफ कुछ हो जाए तो इन केस ऑफ टोटल लॉस, हाँ, इंश्योरेंस काफ़ी चीज़ें कवर करता है। तो जैसे आपकी जो शिप थी वो पूरी तरीके से वहीं पे छोड़ के आनी पड़ी आपको, जी, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी, तो क्या उसका मतलब इंश्योरेंस कुछ मिला उसका होगा? आई एम श्योर ओनर्स को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। Okay. आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस, बट हाँ, इंश्योरेंस तो कुछ ना कुछ तो ओनर्स को मिला ही होगा उसका। लगभग 1 साल 331 दिन आप उनके कैप्टिविटी में रहे। उससे मेरे मतलब दो जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो जो रिलेशनशिप था क्रू मेंबर्स का, जो आपस में आप लोग थे, पहले आपने बताया कि पहली बार आप उसमें जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रिलेशंस बिल्ड नहीं हुए थे आपके भी, लेकिन एक 331 दिन और ऐसी कंडीशंस में उनके साथ रहना, तो थोड़ा सा मतलब अपना भाईचारा और वो सब बढ़ जाता है इस ऐसी सिचुएशन में। और कुछ तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि ये जो दो सवाल है मेरे, एक तो ये कि ये जो रिलेशनशिप था क्रू के बीच में, और एक जो आपके कैप्टर्स थे, जो ये सोमाली पायरेट्स थे, इनका और आपका जो रिलेशनशिप था, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे, और जो आपके मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, उनके बीच में भी। तो ये कैसे रिलेशनशिप चेंज हुआ, या अच्छा हुआ या ख़राब हुआ? मर्चेंट नेवी फील्ड में बोलते हैं कि जहाज़ की दोस्ती गैंगवे तक होती है। हम्म। गैंगवे मतलब वो एक सीढ़ी होती है जिससे आप जहाज़ पे चढ़ते हो, उतरते हो। जिस दिन आप चढ़े, साइन ऑन किया, उस दिन आपसे दोस्त बनेंगे। जिस दिन आप उतरे, साइन ऑफ किया, वो दोस्ती वहीं तक रहती है। अब क्योंकि इट इज़ सो मच ईजी टू कनेक्ट विद पीपल ऑन सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स, तो अब होता है कि लोग काफ़ी टच में रहते हैं, लेकिन उस ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं होता था। अगर आप एक ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रिपीट कर रहे हैं तो शायद फिर आप कहीं और किसी और जहाज़ में मिल जाएंगे, वो सारी बातें हो जाएंगी। बट जिन जिन लोगों के साथ आप ऑन बोर्ड काम करते हैं वो ज़्यादातर
जहाज़ तक ही आपका उनके साथ रिलेशनशिप रहता है। हम्म, हमारा भी ऐसे ही था, हम तो सबसे यंगेस्ट ऑन बोर्ड, सबसे जूनियर लेवल पे एज कैडेट्स, ट्रेनी कैडेट्स ऑन बोर्ड, तो हमारी तो सबसे ही बातचीत रहती थी। मतलब बातचीत तो क्या, हम सबके ही काम करते थे बेसिकली, वो वाली बात थी। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी उन दिनों में, जो मैं बाद में भी मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, कि आप इंसान हमेशा डिफरेंट रिएक्ट या अपने नेचुरल बिहेवियर से अलग रिएक्ट तब करता है जब वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो। आप कितने भी काम कंपोज्ड पर्सनालिटी हो, कोई ना कोई आपका ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा ही होगा जो आपको पुश करेगा टू रिएक्ट डिफरेंटली। हमारे साथ ये एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हुआ, और वो था भूख। जब इंसान के पास, उसको पता है कि मेरे पास ये एक गिलास पानी है और मुझे इससे पूरा दिन चलाना है, या मेरे पास ये एक लोफ ऑफ ब्रेड है जो मुझे छुपा के रखनी है और कल सुबह या कल आफ्टरनून के लिए मुझे इसको बचा के रख, तब लोग अपना सोचने लगते हैं। तब लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। अब वो गलत भी है, वो सही भी है, इसके अलग अलग नज़रिए हैं। लेकिन जब आप एक कॉमन ग्रुप का पार्ट हो, जब आप एक कॉमन ग्रुप में किसी भी सिचुएशन में हो या कुछ भी हो, उस टाइम पे आप सबसे पहले अपने आप को बचाना या अपना पेट भरना, वो ठीक है आप करो, लेकिन आप किसी और का बुरा करके मत करो। हमारे साथ काफ़ी सिचुएशंस हुई जहाँ पे लोगों ने पायरेट से दोस्ती बनाने की कोशिश करी, फेवर्स के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज के टाइम पे मतलब उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है लाइफ में। मतलब दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग फॉर इन लाइफ। ट्रू। यू नो, बट उस टाइम पे वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उस टाइम पे उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो पा रहा था। उस टाइम पे मॉनेटरी चीज़ें इतनी सब तो वहाँ पे करेंसी क्या थी, मतलब सबसे प्राइज्ड करेंसी क्या थी? सिगरेट्स थी या खत था या और कुछ चीजें थी, या सिर्फ खाना ही? खाना तो होगा वहाँ पे, इतना नहीं होगा प्रॉब्लम। खाना नहीं, खाने का प्रॉब्लम था। अब आपको दिन में आपके 2 घंटे अगर जनरेटर चल रहा है तो आपका स्टोव 2 घंटे ही चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, वो हॉट प्लेट होती है। तो खाना आपका एक मील बनता था। उसमें आप अपना अगले दिन सुबह का नाश्ता भी बचा लो या दिन का लंच के लिए भी कुछ बचा लो, क्योंकि फिर वो अगला मील वो अगले दिन शाम को 7 बजे ही बनेगा। उसके पहले वो मील बन ही नहीं सकता। आपने बाहर कुछ मेकशिफ्ट करके लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला के कुछ कर लिया, चाय वाय बना ली तो ठीक है, लेकिन आप खाना नहीं बना सकते उस पर, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो खाना वॉज प्रायोरिटी, yes, most important thing. Food, water, cigarettes, yes, for some people. I don't want to promote it, but था दूध चाय के लिए। वो जैसे उसमें हो जाता है ना प्रिजन में, वहाँ पे पैसा नहीं चलता, कुछ और चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे भी फिर चाय के लिए दूध, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन सब के लिए। और आम आदमी जैसे बाहर है उसके लिए मैटर भी नहीं करती, उसके दिमाग में भी नहीं आती कि इसके लिए भी फाइट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मतलब आपने बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं उनका बिहेवियर चेंज होता है ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में, तो इसी तरीके का डायनेमिक्स जो है रिलेशनशिप में वो आपने चेंज होता देखा दूसरी साइड जो पायरेट्स थे उनके साथ भी? हाँ, वो पायरेट्स तो हमारे इस सिचुएशन का तो वो तो एडवांटेज उठा ही रहे थे। वो तो चाह ही रहे थे कि आपस में ये लोग झगड़ें ताकि हमको आसानी हो जाए, उनको आसानी हो जाए कंट्रोल करने में। तो उनका डर क्या था, मतलब एग्जैक्टली कि वही कि ये वापस से कंट्रोल ना ले लें हम पे अटैक करके? वो बात तो थी ऑब्वियसली। एक उनका ये भी था कि भाई हम कितना ज़्यादा इनको प्रेशराइज करें कि ये कंपनी पे प्रेशर डालें जब भी बात हो कि भाई इनकी डिमांड्स मान लो, अब हमसे नहीं हो रहा है, इनकी डिमांड्स मान लो,
तो टॉर्चर भी हुआ? उसी दौरान होता था। जब भी ये कम्युनिकेशंस वगैरह होने होते थे उस दौरान 1-2 दिन पहले ही चीज़ें शुरू हो जाती थी और फिर वो क्या कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेस होता था? किस टाइप का टॉर्चर? मेंटल, फिजिकल? बोथ। मेंटल तो खैर हमारा पूरे टाइम चल ही रहा था हम्म। क्योंकि आप अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो। आपको सुबह उठते हो तो खाली नीला समंदर दिखता है, रात को सोते हो तो खाली काला आसमान दिखता है और कुछ कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फिज़िकल टॉर्चर यस, हाथ पांव बांध के डेक पे, गरम डेक पे फेंक देना, धूप में? मॉक एग्जीक्यूशंस क्रिएट करना, किसी की आपको आपके कलीग की टी शर्ट दिखाना जिसमें खून लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको आपके सर पे कपड़ा डाल के ब्लाइंड फोल्ड करके आपको कहीं बंद कर देना, गोलियां चलाना आपके आसपास। ताकि आपको लगे कि आपका साइड वाला मर गया, मार दिया इन्होंने। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी, आपको प्रेशर में डालते थे, बहुत प्रेशर में डालते थे। अब हम्म। तो अब तो मैं बहुत इजी होके बोल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल था इसको उस टाइम पे फेज आउट, क्योंकि आप खाली दिमाग में ये चीज़ बोलते हो कि यार मैंने क्या किया जो मैं आई हैव टू गो थ्रू दिस, ऐसा मैंने क्या किया है जो आई हैव टू गो थ्रू दिस, यू नो। हम्म। बट देन फिर आपके अंदर एक दूसरी आवाज़ आती है कि शायद कहीं कुछ देना होगा, तो ये अभी है, काट लो, हम्म। इसके बाद का सोचो, ताकि यू डोंट कैरी इट विद यू व्हेन यू गो टू योर हैप्पियर मोमेंट्स विद योर फैमिली। जो है इसको यहीं छोड़ के जाओ, इस जहाज़ पे छोड़ के जाओ। और जब ये जैसे वो आया, मतलब बाउंटी आई, या जो जिस तरीके से उनको मिला ये सारा पैसा वैसा, या जो भी एयर ड्रॉप किया गया था आपकी रिहाई के लिए नेगोशिएशन के बाद, तो आपने मतलब क्या सीन था वहाँ पे? किस टाइप का मतलब बंटवारा कैसे होता है बाउंटी का ये? अनफॉर्चुनेटली हमको तो उसमें से $1 दिखने को भी नसीब नहीं हुआ। तो मतलब वो पैसे ही थे या कुछ और सामान भी था? नहीं तो नहीं, किस? वो जहाँ तक इंफॉर्मेशन है वो मनी ड्रॉप ही था वो। तो फिर उनको कैसे डिवाइड करते हैं, या सब मतलब वो ले गए अपने लूट मार ही होती है नहीं वो? नहीं, उसके बाद लूट मार तो नहीं थी, वो ले गए अपने साथ, हमारे जहाज़ पे ही लेकर आए उसको। हम्म। एक एरिया उन्होंने अपना सिक्योर कर लिया था जहाँ पे वो लोग गए, बैठे, और फिर वहाँ पे सबके आई थिंक हिसाब चल रहे थे, क्योंकि वहाँ से खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। कुछ लोग खुश थे, कुछ ना खुश थे। कितने लोग होंगे ये सब? उस टाइम पे तो कम से कम स्टार्टिंग में जिस दिन पहले दिन जहाज़ आया था उस टाइम पे कम से कम 40-45 लोग थे, जहाँ तक मुझे याद है। उतने ही लोग आखिरी दिन भी थे, तो उससे जितने थोड़े से टोटल जिनमें पैसा बटा वो 40-50 लोग थे? उससे हाँ, उससे थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चेहरे उस दिन ऐसे भी दिखे जो आज तक नज़र नहीं आए थे, अच्छा। जो पहली बार आ रहे थे जहाज़ पे। तो ओके। वो लोग, उन लोग के लिए तो वो पेडे था। हम लोग ने हमें हमारे कप्तान साहब ने ये ऑर्डर्स दे दिए थे कि भाई आप उनसे दूर रहो, क्या पता कोई खुश ना हो और वो गुस्सा आप पे निकाले, जाते जाते गोली चला दे, कुछ भी कर दे। उनको तो पैसे मिल गए, अब दे आर नॉट लाइबल, आई मीन कुछ भी कर सकते हैं वो। अब यू कांट, सो जस्ट बी अवे फ्रॉम देम। हम्म। तो हम लोग वो अपना रख रहे थे, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। फिर एक एक करके वो सारी निकले धीरे धीरे अपने ग्रुप्स में जैसे आए थे वो। और जब आखिरी बोट चली गई तो बस फिर हमें जिस हाल में हम थे, जिस टूटे फूटे हाल में हम थे, हमें उसी हाल में छोड़ गए वो। जब आप पहली बार वापस मतलब इंडिया आए होगे, अपने घर पे आए होगे, और पहली बार फैमिली मेम्बर्स को देखा होगा, मम्मी पापा को, तो वो कैसी फीलिंग थी? मतलब 1 साल के इस गैप के बाद। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट उतरा तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप थोड़ा सा पहले अ, अंदर आ जाएं। बाहर मीडिया वीडिया का वो था, लोग आए हुए थे, तो आई वांटेड टू अवॉइड दैट। तो जो मेरे मदर की जो सिस्टर थी, उन्होंने जो वेलकम रखा हमारा, बहुत ही प्राइवेट बट बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग, कंसिडरिंग माय पेरेंट्स, मी, माय ब्रदर, सब लोग जो थोड़े बहुत कज़न्स जो आसपास थे, उनके उनके बच्चे। तो दैट वाज अ वेरी
कंफर्टिंग मोमेंट कि मैं इतना सब पास ऑन करके मैं एक बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट में ही गया आते ही। इस चीज़ का सबने बहुत ख्याल रखा। ऐसा नहीं कि घुसते ही सेलिब्रेशन हो रहा है और वो पार्टी रखी जा रही है। नहीं, आई वॉज गिवन माई स्पेस बाय एवरीवन। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं था कि कोई मेरे बगल में आके बैठा हुआ है 24 घंटे सिंपैथी के लिए, या मुझे देख रहा है कि उसको रात को नींद आ रही है कि नहीं। नथिंग ऑफ दोज सॉर्ट्स। मुझे बहुत अच्छे से मुझे स्पेस दी गई बाय माय पेरेंट्स एंड माय मदर सिस्टर, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी आने से पहले ना कि क्या होगा। अब आप इतने समय बाद, 11 महीने बाद, आप बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड प्लेस से एक सिविलाइजेशन में जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको एक हेजिटेशन तो होता है कि विल यू बी एबल टू एडजस्ट, विल यू बी एबल टू सेटल डाउन इमीडिएटली। आपसे 50 लोग 50 सवाल पूछेंगे। सब लोग ये इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्या हुआ, हमें सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो वो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था इन सब चीज़ों में बहुत डिटेल में घुसने के आप लिए। बात ही नहीं करना चाहते थे उन सब चीज़ों के बारे में। मैंने अपने घर पे भी ये जितने भी किस्से मैंने सुनाए हैं, वो तो जब अब मेरे पेरेंट्स ने जब ये किताब पढ़ी है तब उनको सारी डिटेल्ड हकीकत अब पता चली है। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ फॉलो करी कि अगर आप उन मोमेंट्स को अपने साथ कैरी नहीं करो, देन दे डोंट कम एंड हॉन्ट यू एंड देन दे डोंट कम एंड इफेक्ट यू। जब मैंने अपनी डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस पे भी जो मैंने बातें करी, वो ऐसे मोमेंट्स मैंने हैंड पिक किए या चेरी पिक किए विच आई कुड स्पीक आउट टू देम वेरी ह्यूमरसली अबाउट, अच्छा। ताकि वो माहौल बना रहे, कोई सैडनेस में ना चले जाए, कोई फिर उस स्टेज उस मोमेंट में ना चले जाए, क्योंकि वो उनके लिए भी उतना ही टफ था जितना मेरे लिए टफ था। सबसे फनी मोमेंट क्या था उधर जो आप बताते हो डाइनिंग टेबल पे जो आपने बताया? तो उनके कभी आज भी हंसी आ जाती होगी कि सुन, मतलब याद करके। उनके कॉन्वर्जेशंस, उनके एक्सेंट, इंग्लिश जैसे उनके जस्टिफिकेशंस। हाँ, क्या थे जैसे जस्टिफिकेशन? एक मैं किताब में भी मैंने लिखा हुआ है वो कि किसी ने मुझसे पूछा कि इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, तो मैंने कहा रुपीज़। तो उसको समझ नहीं आया क्या है रुपीज़, तो बोलता है डॉलर है। मैंने कहा नहीं। बोलता है यूरो है। मैंने कहा नहीं। बोलता है पाउंड है। मैंने कहा नहीं। तो बोलता है क्या कंट्री है तुम्हारी? हमारे वहाँ ये तीनों करेंसी चलती हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो इंटरेक्शंस होते थे। बट सीरियस में अगर हम बात करें तो कभी ऐसे, क्योंकि जब इस टाइप के ट्रॉमा और पीरियड ऑफ हॉस्टिलिटी से जब आप जाते हो, जहाँ पे आप कैप्टिव हो एकदम एक फॉरेन कंट्री में और फॉरेन कल्चर के लोगों के साथ, तो एक तरीके से पीटीएसडी का भी एपिसोड्स कई लोगों को होता है। तो क्या आपने कभी उस टाइप का साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा महसूस किया? या कभी होता है ना, मतलब आप ठीक है, एक लेसन्स वाली बात अलग है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट पीटीएसडी थोड़ा अलग कैटेगरी हो जाती है वो। मुझे ये कभी समझ ही नहीं आया पीटीएसडी वाला कॉन्सेप्ट। शायद मेरी अपब्रिंगिंग, थिंकिंग अलग है, क्योंकि मैं जैसे ही वापस आ गया तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि यार मुझे अपना कुछ जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया हुआ था, मुझे वो अचीव करना है। देयर हैव, आपने किताब पढ़ी है, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स इन माय लाइफ, एंड आई वाज अगेन एट अ स्टेज वापस आके कि जब मेरे पास, मुझे पता नहीं था कि मुझे वो स्क्रैच से पूरा दोबारा शुरू करना था। तो आई थिंक मैंने अपना सारा फोकस और सारा मोटिवेशन उस तरफ लगा दिया। तो शायद इस रीज़न की वजह से कभी मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस बारे में सोचूं या उस मोमेंट्स को रिलीव करूं, या वो चीज़ें मुझे आके दोबारा हॉन्ट करें या कुछ वो करें। कभी लगा कि मतलब यहाँ से हो सकता है कि जिंदा भी ना जाएं घर पे? लगता था वो, कभी क्या, काफ़ी बार लगता था वो। जब आप, यही बात होती है ना कि जब आप
खाली बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं होता है आपके पास, तब आपके दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं। और ये ख्याल मुझे वहाँ आते थे। उस टाइम मैं इसको कैसे इनसे बाहर आता था, पुरानी हैप्पी मेमोरीज को ओवरकम करके आगे की नई मेमोरीज बनाना, चाहे वो बने ना बने, मतलब वो हो ना हो, लेकिन अपनी Hope तरफ थी। से एक उम्मीद रखी हुई थी कि वापस जाके ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था ये चीज़ मुझे, मैं जाऊँगा अगर यहाँ से छूट गया तो सबसे पहले वही काम करूँगा और उसको बाद में करके मज़ा आया, इस टाइप का कुछ ऐसा मिस किया आपने, या आपको वैल्यू पता चली किसी चीज़ की कि लाइफ में जो पहले आप बहुत कैजुअली लेते थे, या वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और जब वहाँ पे होते हैं तो एक अलग ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर उसको फिर अच्छे से आप हैंडल भी कर पाते हैं। बटर चिकन वहाँ नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ मटन मिलता था, मतलब गोट हाँ, लेके आते थे वो। गोट भी क्या, वो हड्डियाँ ही होती थी वो। अच्छा। बट लेकिन हाँ, मैं बहुत मेरा एटीट्यूड बहुत कैजुअल था पहले। माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन इन अ वेरी प्रोवाइडिंग पोजीशन इन द फैमिली। कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, जो मांगा वो मिल गया। इमीडिएटली नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद मिल गया। तो कभी वो स्ट्रगल देखा नहीं था। यहाँ पे आके मुझे दो चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई। एक, फैमिली इम्पोर्टेंस क्या होती है, और दूसरी चीज़ कि आपको आपका फोकस और डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ें मैंने वापस आके इम्प्लीमेंट करी। जैसे जब मैंने कुछ अपने घर वालों से किस्से सुने कि उनकी फैमिलीज़ ने कितनी मदद करी इस टाइम पे उनके लिए, दैट वाज वेरी टचिंग। मेरे मम की एक और सिस्टर हैं, जब जैसे ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी तो मेरे फादर ने सबसे पहले उनको फ़ोन किया, और वो सब कुछ छोड़ के मेरी मदर के पास आ गई थी, उनके साथ रहीं 10-12 दिन, अपने सारे कमिटमेंट्स छोड़ के आ गई थी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन नेवर थैंक माई फैमिली इनफ। दूसरी चीज़ की डिसिप्लिन, बेसिकली कि अगर आपने अपने गोल्स या एम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट देम। अगर आपके पास आपने वो सेट नहीं किए हुए तो आप भटकते रहोगे। You are more determined after this thing Yes. to achieve your goals. Yes. Goals might be changing. It's But fine. वही है ना, जीवन में कुछ करना है, Exactly. वो वाली फीलिंग। आपके गोल्स चेंज होते रहने चाहिए, मुझे लगता है वो सही भी है, क्योंकि दुनिया भी उतनी बदल रही है, उतनी तेज बदल रही है। बट you should have something to look up to try to achieve. That I think is very important. एक छोटी सी बात की मैंने आई थिंक इस पॉडकास्ट के शुरुआत में भी कही है, कि प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह आती रहेंगी। देयर इज़ नो परफेक्ट लाइफ। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, ना होगी। अगर हो गई तो आपकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है। सो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर जगह आते रहेंगे, लेकिन आप उसके लिए इन सब सिचुएशंस में आप सिंपैथी मत ढूंढो। आप इसको ओवरकम करने के लिए अपने आप से, वो अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि यू कैन ओवरकम, इट कैन बी एनी वे। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने किया आपको वही करना चाहिए, नहीं, जो मैंने किया वो मुझे ठीक लगा और मुझे हेल्प किया उसने, बट मैंने ये खुद से किया, मैंने किसी पे डिपेंड नहीं किया, किसी की मदद नहीं ली। ये मैंने खुद अपने आप को, अपने थॉट्स को वहाँ पे वैसा रखा और वहाँ से आने के बाद ऐसा रखा। तो आपने मतलब कहीं ना कहीं, मैं इस बुक में भी देखा कि आप अपने आप को विक्टिम नहीं देखना चाहते हो, जो भी आपके साथ ये हुआ, बट फिलोसफिकली आप क्या इस एपिसोड को किस तरीके से देखते हो अपनी लाइफ में? क्या एक तरीके से, मतलब कई लोग उसको मान लेते हैं ना कि जैसे हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा, तो चलो अच्छा हुआ कि ये हुआ, बट उस टाइम पे जब हम उसमें होते हैं तो वो एक तरीके से हेल है, राइट? तो आप किस तरीके से सोचते हो, कैसे उस चीज़ को देखते हो? अब तो बहुत साल हो गए उस चीज़ को, तो
थोड़ा सा फिलोसफाइज कर सकते हैं? फिलोसोफाइज तो क्या, आई विल हैव ओनली वन वर्ड आंसर टू दिस, इट्स सर्वाइवर। हम्म, बस अगर आपने सर्वाइवल सीख लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में आप खुद से ही वो चीज़ डेवलप कर लोगे कि आप उसको सर्वाइव कर जाओगे। हम्म, तो आई वुड नेवर कॉल माई सेल्फ अ विक्टिम एनी वेयर, आई वुड कॉल माई सेल्फ अ सर्वाइवर। आई हैव सर्वाइव दैट। आगे कुछ और कभी हुआ, भगवान ना करे, आई विल ट्राई टू सर्वाइव दैट ऑल्सो। तो पायरेसी पे अब किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है उस वर्ल्ड के बारे में। तो पायरेसी अब क्या सिचुएशन है? क्या अभी भी होते हैं अटेम्प्ट्स, और कितने सीरियस हैं, या क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से अब थोड़ा ये कम हो गया है? देखिए, मैरीटाइम वर्ल्ड में पायरेसी की डेफिनेशन बहुत ओपन है। अगर आप किसी कंट्री के एंकरेज पे भी खड़े हैं, वहाँ पे भी लोग आपके जहाज़ पे चढ़ के छोटी मोटी चीज़ें चुरा के चले जाएं, उसको भी पायरेसी बोलते हैं। हम्म, साउथ ईस्ट एशिया में भी पायरेसी होती है। लोकल पोर्ट्स में भी पायरेसी होती है, लोग आके चोरी करके चले जाते हैं, रात को पता नहीं चलता कभी कभी। हम्म, वेस्ट अफ्रीका में भी पायरेसी होती है, वहाँ पे भी लोग आपके जहाज़ पे चढ़ जाते हैं, कैश वैश लेके वापस चले तो जाते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी स्टेट्स स्ट्रांग नहीं है और उनकी अथॉरिटी नहीं है अपने पोर्ट्स पे और अपने कोस्ट पे, उनमें ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली। ईस्ट अफ्रीका में तो अब जो ये हाईजैकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उनका, वो बहुत कम हो गया है हम्म, जब से आर्म गार्ड्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं। मैंने कुछ कंपनीज में काम भी किया है जो पहले यही सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, मैरीटाइम सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। तो उसके रीज़न, उस इम्प्लीमेंटेशन से ये अभी भी अटैक्स तो होते हैं, अप्रोचेस होती हैं, लेकिन कन्वर्जन बहुत कम हो गया है, हम्म। नेग्लिजिबल हो गया है कन्वर्जन। सक्सेसफुल हाईजैकिंग बहुत कम हो गई। सबसे बेहतरीन चीज़ मर्चेंट नेवी में और इन शिप्स पे सेलर, एज अ सेलर काम करने की सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? मतलब सबसे फैसिनेटिंग या सबसे अट्रैक्टिव? सैलरी क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते डिपेंडिंग हैं, ऑन कंपनीज अलग अलग। हाँ, लेकिन ये जॉब स्कोप भी थोड़ा सा आपका बहुत प्रेशर वाला है, इसलिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक साल के नहीं होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी इस सिचुएशन में आए जहाँ पे यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट एबल टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। तो आसानी होती है निकालने में। हाँ, तो वो इस वजह से आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे रखते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाहर से दिखती हैं, अंदर लाइफ बहुत टफ है, काम बहुत टफ है। लेकिन मर्चेंट नेवी से एक चीज़ ये होता है कि आप अपने आप बहुत पंक्चुअल हो जाते हो। हम्म, आपको टाइम की वैल्यू आपको बहुत समझ में आती है। हम्म। क्योंकि अगर आपका जहाज़ कुछ मिनट, कुछ घंटों से डिले हो रहा है, आप जहाँ आपने पहुँचना है, दैट लॉस कैन गो इनटू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप बहुत टाइम वैल्यू आप बहुत करने लगते हो, डिसिप्लिन आप बहुत हो जाते हो, आप सेफ्टी वाइज बहुत सोचने लगते हो। तो ये काफ़ी एडवांटेज है इस प्रोफेशन के। और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी इंडियन कम्युनिटी इज़ डोमिनेटिंग दिस प्रोफेशन। वी हैव एक्सेप्शनल ऑफिसर्स, एक्सेप्शनल क्रू बाहर के कंट्रीज that में we भी are, अच्छा, मतलब हाँ, हमारे लोग हाँ, जाए हैं। हाँ, हाँ। We are contributing a lot to the international trade through our program of training officers and crew. और जो लोग मतलब इसको एक तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब और वो सब मानते हैं, और मान लो बहुत यंग लोग हैं और एक अट्रैक्शन है मर्चेंट नेवी में जाने का, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ ट्रैवल्स, और बहुत सारे उनके भी अपने अपने ख्याल होते हैं कि बाहर जाएंगे और ये सब करेंगे। तो उनके लिए कोई एडवाइस जो आप देना चाहेंगे? नहीं, इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन, नो डाउट। या क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे आओ तो ये थोड़ा नहीं इस नहीं, करके। कॉशन तो ऑनेस्टली मैं तो चाहूँगा कि लोग, प्रोफेशन बहुत दलेर बना देता है आपको। अच्छा। हाँ, तो मैं तो चाहूँगा कि और लोग आएँ इसमें। हम्म, यस, यू गेट टू सी द वर्ल्ड, यू गेट टू सी डिफरेंट कल्चर्स, आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हो। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, आपको बहुत सिखाता है ये प्रोफेशन। और
इसमें आप एज एन इंजीनियर भी जा सकते हो, एज अ नेविगेशन ऑफिसर भी जा सकते हो, इसमें आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी जा सकते हो, क्रूज शिप्स वगैरह में भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बट एक काफ़ी मतलब एक तरीके से ऐसी जॉब हैं इसमें कि स्किन इन द गेम है। मतलब अगर आप इंजीनियर हो तो आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि लाइव्स डिपेंड ऑन यू। इसीलिए तो यू आर गेटिंग पेड ऑल्सो सो मच ना। हाँ। वो इसीलिए यू आर गेटिंग पेड ऑल्सो एज पर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो रखी हैं। हर एक डिपार्टमेंट में सीनियर है, जूनियर है, सब जूनियर है, और आप वो उन रैंक्स में पहुंचने के लिए आपको उतना सी टाइम करना पड़ता है, उतना आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तब आप वो पास करके आपको वो लाइसेंस मिलता है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे काम करने के लिए। तो इसका भी प्रोसेस लेवल्स हैं और इसकी भी बहुत लंबी डिटेल्स हैं। कभी दोबारा अगर आपने मुझे बुलाया तो इस पे बात कर सकते हैं हम। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड आई होप एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर बिजनेस के लिए, और जो आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं। और ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है, अपना अपना स्टोरी शेयर किया है, और ये बुक में आपने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो आई होप कि जो लोग हैं इसको ख़रीदें और देखें, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और जो पूरे 331 दिन की कहानी है, बहुत डिटेल में है। तो एक तरीके से आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। एक ऐसी लाइफ का पर्सपेक्टिव है जो हम बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये बात करने के लिए बहुत उत्सुक था कई दिनों से। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और इतना समय देने के लिए। विश यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एंड बहुत मज़ा आया, बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्जेशन हुई और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।